अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। और ऐसे में जब पेशावर सानहे ने पिछले सारे ज़ख्म हमारे ताज़ा कर दिए हैं तो ब्लेम गेम भी ज़ोरों पर है। वज़ीर दिफ़ा वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी चार्जशीट कर दिया इमरान खान साहब को। तो आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब कौम के सामने आए और उन्होंने कुछ हिसाब दिए, कुछ ताने बाने मिलाए और कुछ इन डेप्थ जो मामलात हैं उन पर ज़ोर दिया, रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि 2021 में जब अमेरिका ने इनखला का फ़ैसला किया था तो वहाँ 3 लाख अफगान फ़ौज थी और हमें यह आइडिया था कि जब अमेरिका वहाँ से जाएगा तो इसका फॉल आउट पाकिस्तान पर आएगा। लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन चेंज हुई और आराम से वो सब कुछ हो गया। हमने देखा फॉल ऑफ काबुल किस तरह हुआ, तो जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। लेकिन हमने उसके बाद की पॉलिसी डिज़ाइन करनी थी और ज़ाहिर है वो बाजवा साहब और तब के ISI चीफ मिलकर डिज़ाइन करते थे। और वो इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो चाहते थे कि उनका बेस्ट प्लेयर हो जो कि अफगान सिचुएशन को डील करे। लेकिन बाजवा साहब ने, जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने NRO दे दिया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं उनकी स्पीच में। और फिर मीनवाइल ISI चीफ की भी तब्दीली उसी अरसे में अमल में आई। इमरान खान साहब ये बताते हुए पाए गए कि वो इतने सीरियस थे इस मामले को लेकर कि उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर OIC मीटिंग कराई। अफगान इशू के हवाले से सबको, सारे दोस्त ममालिक को, सारे इस्लामी ममालिक को एतमाद में भी लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रजीम चेंज हो गई। और रजीम चेंज से पहले उन्होंने एक मीटिंग का भी तस्करा किया और कहा कि उसमें ये बात हुई कि अब चूँकि अफगानिस्तान में प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ चुकी है तो हमें देखना है कि वहाँ जो 30 से 40 हज़ार जंगजू हैं, तालिबान जंगजू, उनको कैसे सेटल किया जाए। सिक्योरिटी इशूज़ पर इस मामले पर इनपुट लिया जाता था ISI से और साबिक आर्मी चीफ से। और इसके अलावा ये फैसला हुआ था उस मीटिंग में कि कबायली इलाकों के MNAs और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर उन जो मिलिटेंट्स हैं उनकी आबादकारी के हवाले से डिसीजन करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इमरान खान साहब अपनी कुर्सी पर बिराजमान नहीं रहे। और फिर उन्होंने बताया कि जून 2022 में हमने देखा कि तालिबान कैसे उभरे और फिर वहाँ लोकली रेजिस्टेंस देखी गई। लुब्बे लुबाब उनकी सारी गुफ्तगू का ये था, वो जवाब दे रहे थे इस मौजूदा क़यादत को, PDM के उस बयानियों को कि इमरान खान साहब असल में ज़िम्मेदार हैं सारी पॉलिसी के, जो कि अब उसके मुखालिफ वो अपना रहे हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था कि अब हमें जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो ये बताएं कि उनके बाद इनकी अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्या थी और 2013 से लेकर 2018 तक दहशतगर्दी के कितने वाक़यात KP में हुए, इसका वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है इसका वो जवाब नहीं दे सकते। बहरहाल ये बहुत डीप रूटेड इशू है और इसके ऊपर एनालिसिस के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी मेरे साथ मौजूद होंगे, राना मुबशर भी हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पर, और अतर काज़मी साहब हस्ब मामूल मेरे शो का हिस्सा है। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। इमरान खान साहब ने जो आज अपनी तकरीर में अपना बयानिया बताया, अपना मौक़िफ़ सामने रखा, ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कौमी असम्बली में कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा अफगान इशू से डील करने के लिए। जब इस तरह का एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट बयानिया मौजूद होगा तो अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे हो सकता है पॉलिसी के इख्तिलाफ के अलावा? देखिए, इन हाउस ऑर्डर तो तब होगा जब हम करना चाहेंगे। आज वज़ीर आज़म जिस तरह गर्जे बरसे, ठीक है, वज़ीर आज़म मेरे पाकिस्तान के वो, लेकिन उससे ज्यादा वो नून लीग के एक लीडर की हैसियत से सामने आए, उन्होंने सवाल पूछे, बल्कि मैं ये तो ख्याल था कि आज वो जवाब देंगे कौम को कि क्या हुआ। ये बहरहाल ये तो एक नुक्ता नजर है। देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की, उन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे इवॉल्व हुआ, पहुंचे वहां तक बात की उन्होंने, वो उनका एक फैसला था। और ये कहना कि सारे लोग शामिल थे उसमें, वो ठीक है, सब मशावरत सबसे होती है, लेकिन जब एक फैसला हो जाए तो फिर द बक स्टॉप्स एट द चीफ हु इज हेडिंग दैट कॉन्फ्रेंस, जिसने भी फैसला साजी में जो मेन जिनका वाज प्रिजाइडिंग ओवर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव कह लीजिए उसको। तो अब बजाय इसके कि वो इस सारे प्रोसेस को दिफा करें और बात करें, ठीक है, एक हद तक तो ये बात समझने की है कि क्यों ये कैसे यहाँ तक पहुंचे। हो सकता है कि वो उनसे लोग डिसएग्री करते हो। मैं फॉर वन आई डिसएग्रीड विद दिस प्रोसेस एज ए होल फ्रॉम द डे वन, जब से इसका सामने आया ये कि ये प्रोसेस ठीक, हम गलत है, प्रोसेस में नहीं करना चाहिए इसका। लेकिन ये प्रोसेस हुआ और इसमें एक पूरा स्ट्रक्चर शामिल हुआ था। लेकिन ये कहना कि जिम्मेदारी अब किसी और की है, नहीं। खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ये कबूल करना चाहिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त ये पॉलिसी बनी, उस पर फैसला हुआ, उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। इशू ये है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिसी में कोई फ्लॉज होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद करने के लिए आपको उतने ज्यादा मसाइल बनते हैं। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जब होती है वो भी एक स्ट्रक्चर के तहत होती है, वो भी आप ऐसे नहीं छोड़ देते कि जी फैसला हो गया और तुम ही संभाल लो। क्योंकि जब फैसले हो जाते हैं तो फिर एक
एक पूरी उसकी फैसलों के ऊपर अमल दरामद के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है या बनाया जाता है ताकि तमाम फैसलों पर अमल दरामद हो, स्टेज बाय स्टेज हो। अगर आप यहाँ से शुरू करें कि जब वो आए उनकी वेटिंग हुई, उनको रिकॉर्ड किया गया, उनकी मॉनिटरिंग हुई, उनसे बातचीत हुई, क्या उनसे हमने वादे लिए, क्या वहीद लिए, किस हद तक वो इसमें शामिल थे, ये जितने लोग आए हैं इनमें से कौन लोग हैं जो पीसफुल रहे, जो नहीं रहे, क्या उनको बाकायदा हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा? मेरा ख्याल है नहीं रखा इसमें। जब वो आए हैं तो जब आते हुए जब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए उस वक्त कोई रिकॉर्ड था हमारे पास? कौन लोग थे, कैसे आए हैं? मेरा ख्याल है नहीं है हमारे पास ये नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये आप वापस चले जाएं अफगानिस्तान के अंदर चले जाएं तो वहां पर जो मौजूद थे, जब इनसे बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को फैसिलिटेट तो किया अफगान तालिबान ने, लेकिन क्या उन्होंने ये गारंटी दी कि ये दोबारा इस किस्म की चीज नहीं करेंगे? अगर करेंगे हमारा ये रवैया होगा उसमें वो गारंटी देने के काबिल नहीं थे या वो देना चाहते नहीं थे। मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने कभी गारंटी देने की बात नहीं की और वो चूंकि टीटीपी के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। और टीटीपी देखिए एक बात समझने की ये है, टीटीपी कोई एक नजरियाती वो जमात नहीं है जो मिलकर काम कर रही है, ये कोई नजरिया नहीं है उनका एक गन्स फॉर हायर, वो बैठे हुए हैं, जो उनको पैसा देता है, जो उनको स्पॉन्सर करता है, ट्रेनिंग देता है, वो काम करते हैं उसके लिए। तो वो उससे उनको क्या कहते हैं वीन ऑफ करने के लिए अफगान तालिबान का मेजर रोल था, क्या उन्होंने किया इसको? मेरा ख्याल नहीं किया उसमें। तो जब आप देखते हैं बैक एंड से लेकर फ्रंट एंड तक तो आप समझते हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन हो सकता है और जो कहने बात एग्री करते हो, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आए तो वहां पर जो खामियां हैं इसको हमने कैसे कवर किया? नहीं किया, कवर किया। ठीक है, खान साहब चले गए, उसके बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर आज पूछ रहे हैं, ये भी तो 9 महीने से हुकूमत में है, इन्होंने क्या किया इसको? इनको नहीं पता पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है? जब से ये हुकूमत आई है उसको दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद इन्होंने क्या किया इसके लिए? ये भी तो हमें हिसाब देना कि ये जो 8-9 महीने 10 महीने में ये हुकूमत में बैठे हुए थे, इन्होंने क्या सिवाय इल्जाम तराशी के सब कुछ करने के इन्होंने क्या किया? अच्छा, वैसे जनरल साहब आपका भी नेशनल सिक्योरिटी में इनपुट रहा है, क्या वजह है, आपका थीसिस क्या कहता है कि चाहे वो अफगान तालिबान अशरफ गनी साहब की हुकूमत हो या मौजूदा अमारात इस्लामिया, उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ कभी क्यों नहीं हुई? देखिए, किसी भी कौम की हमदर्दी सिर्फ अपने साथ ही होती है, वो अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे, सबको इस्तेमाल करेंगे और अफगान इसमें माहिर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कई दफ़ा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ। हमारा ये ख्याल ये था कि हम वो कहते हैं खुशफहमी में ज़्यादा रहते हैं, तो खुशफहमी में ये थी कि चूंकि हमने उनके साथ बहुत साथ दिया है, उनके साथ हम रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को देखिए उन्होंने आज से नहीं, जब से पाकिस्तान का वजूद हुआ है पहले दिन से लेकर, पाकिस्तान को तस्लीम ना करने से लेकर पाकिस्तान पे बाकायदा हमले भी हुए हैं, 50s में भी हुए हैं, 60s में भी हुए हैं। उसके बाद जब ये 60s का दौर आया, एक वक्त ये था कि आपकी फौज को 2 फ्रंट वॉर की बाकायदा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी कि कहीं अखवान हमला ना कर दें, जो से इंडिया और अखवान मिलकर हमला ना कर दें। तो ये तो बैकग्राउंड है हमारा उसमें, हम उनको फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। हमें रियलिटी चेक ये है कि वो फेस वैल्यू पे किसी के साथ भी आप सिर्फ गुडविल के तौर पे काम नहीं होता। कभी कौमों के दरमियान जब बातचीत होती है, सॉलिड फुटिंग पे होती है, सॉलिड ग्राउंड पे होती है। इसमें वो हमने कभी उस तरफ मेरे ख्याल जाने की कोशिश नहीं की। हम ये खुशफहमी में रहे शायद कि वो अभी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे तालिबान बन जाएंगे और अच्छा वो काम करेंगे, पाकिस्तान के फेवर में बात करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बात करने के बजाय उसको उनके दफा ने शायद बयान दिया था कि पाकिस्तान को अपना हाउस एंड ऑर्डर करना चाहिए। टीटीपी का कोई जो नुमाइंदा है या लीडर है अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है। और अब हमें प्राइम मिनिस्टर ये बता रहे हैं, हमारी एजेंसी ये बता रही हैं, लोग ये बता रहे हैं कि अभी ये बाकायदा अफगानिस्तान के जमीन से सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे के तहत ये दहशतगर्दी हो रही है। एक माजी है जनरल साहब जो काफी है समझने के लिए कि शाम के 2 मुंह हैं। आप गुड और बैड की तफरीक खत्म करके आहनी हाथों से निपटेंगे तो तभी इस मसले का हल है। अतर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात पर गौर किया गया और मुख्तलिफ फैसले लिए गए, लेकिन बड़ा फैसला होना भी बाकी है और वो है कि एक आखिरी और हतमी ऑपरेशन। सो यू थिंक के जीरो टॉलरेंस का ही फैसला हतमी है या अभी भी मुज़ाकरात का ऑप्शन कहीं ज़ेरे गौर होगा या हो सकता है या होना चाहिए? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो MMA और अपनी तारीख बता दी, वो तो नहीं खड़े होंगे इस ऑपरेशन के साथ मुमकिन तौर पर। देखिए, अब उस तरह का ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कल भी अर्ज की थी कि अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसी बेल्ट या एरिया नहीं है जहां पे टीटीपी वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद हों। अब तो ये मुख्तलिफ पॉकेट्स में छुप के हैं जहां पे भी, और वहां से
कार्रवाइयां करते हैं। जहां तक मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब का उनका जो मौकिफ है, मैं समझता हूं कि वो इंतहाई कमजोर मौकिफ है। मुज़ाकरात से ये मामलात कभी भी हल नहीं होंगे। अगेन मैंने कल भी अर्ज की थी कि ये कोई किसी जगह का, लैंड का या सरहदी तनाजा नहीं है। ये लोग आप दहशतगर्द हैं, ये मारने मरने पे तुले हुए हैं, नमाजियों को शहीद करने पे तुले हुए, और ये सब कुछ ये मजहब के नाम पे कर रहे हैं। तो ये इनसे आप जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, उस मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गुज़िश्ता जो 9 महीने के दौरान हुआ, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती। देखिए, अगर उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे और उस वक्त वो सब कुछ लेके आ रहा था, तो उस वक्त ये सब कुछ हो जाता ना 3-4 साल के दौरान। क्या 3-4 साल के दौरान ये हालत हुई? नहीं, ऐसी हालत नहीं हुई। अभी इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म की तफरीक आ चुकी है। कोई भी इदारा अपना काम सही नहीं कर पा रहा, इलेक्शंस की यहाँ पे डेट नहीं दी जा रही है, मुख्तलिफ किस्म के तनाजात खड़े हो चुके हैं। हालत अब ये हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी एहतजाज कर रही है, और वो जो नारे लगा रहे हैं वो इतने खतरनाक नारे हैं कि उसका हमें यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस नहज के अच्छा, वो जो एक मुबैना ऑडियो जिसकी एफआईआर भी मौजूद है, उसका उसमें ट्रांसक्रिप्ट भी दिया गया है, वो मुबैना तौर पर म्यूटनी उभारने की कोशिश करार दी जा सकती है। ज़ाहिर है ज़मीन जब हमवार हो इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज के लिए, इस तरह की साजिशों के लिए, इस तरह के फितनों के लिए, तो कुछ भी कहीं से भी हो सकता है, दुश्मन उसको इस्तेमाल कर सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा इस तरह के मामलात से। आप तो अग्री करेंगे ज़ाहिर है। 100% जी, 100%। मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो हमला हुआ है, ये किसी एक जमात पे हमला नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की सालमियत पे है। उस ऑडियो के अलावा बहुत सारी वीडियोस भी हैं, प्रेस क्लब के बाहर भी, वहां पे केपीके की पुलिस के कुछ एहलकारों ने जो एहतजाज वगैरह किए, उसकी सारी चीजें मौजूद हैं, और इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे आती है। ये चीजों को देखना पड़ेगा कि चीजें इस नहज पे क्यों आई हैं। लेकिन जिस दिन ये धमाका हुआ, क्या जो हुकूमत वक्त है, उसने ये कौमी यकजहती कायम करने का कोई मुजाहरा किया, कोई ऐसी बात की कि जिससे इत्तेफाक कायम हो सके? अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं ना, मौजूदा हुकूमत पर जिम्मेदारी है। मरीम नवाज साहिबा ने आज स्पीच में कहा है कि आपकी 10 साल वहाँ हुकूमत रही, आपने क्या किया वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पुलिस की? इसका जवाब तो इमरान खान साहब पे देना बनता ना। देखिए, उस वक्त जो गवर्नर्स के मसाइल थे या कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें, उसके ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर तनकीद हो सकती है। मुज़ाकरात के हवाले से भी जो उनका मौकिफ है, उसके ऊपर भी उनके ऊपर तनकीद हो सकती है। जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है, उन्होंने तो आज ये भी बता दिया कि जमहूरियत असल में होती मारूसियत है। तो मरियम बीबी की तो जो मर्जी है वो कह दे, उनको तो ये सारा जो है ना लिबर्टी हासिल है। अवाम की आवाज मारूसियत नहीं, जमहूरियत होती है। ये न्यू डेफिनेशन है। जी, जमहूरियत तो बिल्कुल जमहूरियत होती है, तो वो उनकी मारूसियत ही उनकी जमहूरियत है। तो ये उन्होंने जमहूरियत की एक नई डेफिनेशन कायम की है। पर एनीवे ये उनकी अपनी मर्जी है। पर मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत की वहां पे हुकूमत, और दूसरा उसके साथ साथ देखें, जिस तरीके से इलेक्शन को फौरन मुलतवी करने की बातें हुई है ना, ये वो सारी चीजें हैं जो बदमजगी पैदा करती हैं, जो शकूक व शुबात पैदा करती हैं रियासत के अंदर, अवाम के दिलों में भी। और अवाम भी फिर क्वेश्चन कर रही है कि जी ये धमाका क्यों हुआ, और फौरन ही जो धमाका हुआ, अगले दिन गवर्नर साहब का लेटर मंजर यहाँ पे आ गया कि जी सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जब आप इस तरह करेंगे, आप इलेक्शन से भागने के लिए इस तरह की किसी चीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हालात बेहतर नहीं होंगे। अवाम के जहनों में क्वेश्चंस उठेंगे, इदारों की तरफ क्वेश्चन उठेंगे, हुकूमत की तरफ क्वेश्चन उठेंगे, दीगर लोगों की तरफ क्वेश्चन उठेंगे। तो ये जो हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए लाई गई है, ये हर चीज में कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जिसका नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान को होता है। तो ये समझने की चीज है। बाकी सब ने इसमें किरदार अदा करना है। मैं नहीं समझता कि खान साहब हो जाएं या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद हो जाए, इनमें से किसी की भी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। कोई भी इनमें से गद्दार नहीं है, सब मुहिब वतन है। हाँ, अपनी अपनी कैपेसिटी हो सकती है। तो इन सब को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हालात को बेहतर किया जाए। सोचने की ज़रूरत है सबको, लेकिन इस वक्त तो सभी ये ढूंढ रहे हैं कि किसके गले में हार पहनाया जाए इस नाकामी का। और राना साहब, अफगानिस्तान में रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में रजीम चेंज ही वजह है इस नाकामी की? नहीं, देखें, जो पॉलिसीज़ होती हैं, स्पेशली इस किस्म की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो स्टैटिक होती हैं, वो चलती रहती हैं। नॉर्मली जो आप लोग समझते हैं या आम आदमी समझता है कि जनाब चेंज ऑफ कमांड होगी तो जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो जाती है, और अक्सर औक़ात होती भी हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक डीलिंग विद टेररिज्म और टेररिस्ट एक्ट के साथ जब आप डील करते हैं, तो उसमें एक पॉलिसी जो होती है वो एक ही होती है। वो उसमें कोई
एज सच चेंजेस नहीं आती। तो वो चेंजेस नहीं रखी जाती। ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है और उसी तरह उनको लेके आगे चला जाता है। हाँ, गेम प्लान चेंज हो जाता है क्योंकि वॉर गेमिंग अगर देखी जाए तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंजेस की जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव रहा राना साहब? तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिल्कुल क्लियर रहा जी कि पहले तो आई वुड से कि ठीक है, उस वक्त के हिसाब से जो निगोशिएशंस का इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, निगोशिएशंस को लेके आगे चल रहे थे, उस पे आप तनकीद कर सकते हैं कि जनाब निगोशिएशन से निकलता कुछ नहीं है। बट देन अगेन व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल और आप निगोशिएशंस कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी कोई जो भी आपका रीज़न हो, आप बैठते हैं तो आप एक विंडो जो है खाली छोड़ते हैं और दैट इज़ कि वहाँ पे निगोशिएशन की विंडो आप हमेशा खाली छोड़ते हैं। वो आप कह सकते हैं कि ठीक है उन्होंने गलती की एंड उसको डेल्ट करना चाहिए था विद आयरन हैंड। बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक कि उस वक़्त की इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डील किया गया होगा वो मेरे ख्याल में किसी हद तक तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ओवरडू कर गए। ओवरडू से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा उन पे एतबार कर गए, लेट मी पुट इट दिस वे। तो अगर बहुत ज़्यादा एतबार करेंगे आप तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसको अगर सामने रखें तो आप बहुत ज़्यादा एतबार भी नहीं कर सकते। आप अपना इंटरेस्ट जो है वॉच करते हैं, उसको पहले सामने रखते हैं। स्टेट्स जो होती हैं हमेशा ये करती हैं। सो एनीवेज जो कुछ भी हुआ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे ख्याल में आगे चलने की ज़रूरत है और सिंपल सी बात है, इस ब्लेम गेम से आगे निकलें, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता चल गया, उन्होंने सारी दुनिया के सामने, अफगान ने कहा था जब यहाँ से विड्रॉल हुआ था अमेरिकन फोर्सेस का, तो उन्होंने एक कमिटमेंट दी थी नाटो फोर्सेस को और पूरी दुनिया को कि जनाब उनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर वो इस वक्त हो रही है तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू टेक एक्शन। और आप जैसे मैंने पहले कहा था, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। ये जो कहा जा रहा है कि जनाब उधर क्या स्ट्रेटजी होगी, कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, इस बार बिल्कुल क्लियर है डिसीजन। और वो डिसीजन जब भी आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आए तो वो ज्यादा आप लोगों को नहीं, कहीं से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है राना साहब, अभी तक आ नहीं जाना चाहिए था। नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं है, किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि जहाँ पे भी बैठे होंगे जो टेररिस्ट हैं, उनको जिस जगह भी होंगे, जिस सरजमीन पे भी होंगे, वहाँ तक उनको कहते ना पंजाबी च उन्होंने तोड़ पहुँचाया जाएगा। सो उसमें आप उनको you'll हैंडल देम जहाँ पे भी वो हों। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं जी ऐसे हो जाएगा, कोई प्रोज एंड कॉन्स के देखे जाएंगे। नो, ऐसे नहीं होगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड वंस फॉर ऑल कि जहाँ पे भी दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ तक पहुँचा जाएगा और उसको कोशिश की जाएगी कि उसको सिरे से ही उसको ख़त्म किया जाए। बट देन अगेन एज आई सेड कि स्प्लिंटर ग्रुप्स होते हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी चार ईंटों की मस्जिद अलग अलग बना के ऑपरेटिव होते हैं और ऑपरेट करते रहते हैं। तो उसको 100% उसको सिक्योर करना ही 100% उन चीज़ों को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिंटर ग्रुप्स, क्योंकि वो फिर अपने आप ही चल रहे होते हैं। ग्रुप एक कुछ और कर रहा होता है, स्प्लिंटर ग्रुप कुछ और कर रहा होता है, तो वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब इस पे कोई इफ्स एंड बट्स है, नो, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। जो फैसला कर लिया गया है वो कर लिया गया है और इस बार इसको आयरन हैंड के साथ इसको किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा और टैकल किया जाएगा। इसमें कोई किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो आयरन हैंड चेंज हो सकती है, उसकी मॉडल स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। क्या स्ट्रेटजी नैयर साहब आउट ऑफ द बॉक्स अब की बार होगी? 8 से 9 के करीब ऑपरेशंस पहले हो चुके हैं। ये तो बेहतर था जनरल साहब कुछ बताते, वो इनसाइडर हैं और इन ऑपरेशंस को समझते हैं। राना मुबशर साहब बहुत ही बाखबर हैं, लेकिन ये बड़ी मुहतात गुफ्तगू करते हैं, इशारे कनाए में गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये एक रोज़ में अफ़गान इशू पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक डिप्लोमेटिक डिज़ायर रही है शुरू से कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट कायम हो जाए। प्रेसिडेंट दाऊद से लेके हम अफ़गान गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिशें करते रहे हैं,
फिर कोई भी गवर्नमेंट आई है, या जो साहब कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान का कसूर है, ये साहब ये बता दें उस वक्त कहाँ थे जब अफ़गानिस्तान में मुदाखलत के लिए रशियन इन्वेजन से पहले पाकिस्तान में महाजरीन को लाया गया, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए और उन्हें वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जाता था। ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और मौजूदा हुक्मरान पावर पार्टनर्स थे। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुजाहिदीन नहीं बनाने चाहिए थे, हमने गलती की ना। अब आगे चले जाए, रुका कौन है, रुका कौन है, मुझे ये बता दें रुका कौन है। उसके बाद वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई, रशियंस चले गए, हम फिर बाज नहीं आए, फिर गवर्नमेंट नापसंदीदा थी, फिर मुजाहिदीन की 6 जमाती इत्तेहाद पेशावर में बना, उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा किया और मुसलनी के बाद पहली मर्तबा किसी हेड ऑफ द स्टेट को मॉडर्न हिस्ट्री में फांसी पर लटकते पब्लिक व्यू में लाया गया। डॉक्टर नजीबुल्लाह थे। प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रुबानी, अब्दुल रसूल सियाफ, अहमद शाह मसूद, गुलबुद्दीन हिकमत यार, इन्होंने मिल के 92 में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। नजीबुल्लाह का तख्ता उलटने के बाद कुछ अरसा अमन रहा, लेकिन फिर अचानक उन्हीं मुजाहिदीन की कोख से तालिबान ने जन्म ले लिया। तालिबान का जो अमीरुल मोमिनीन थे, सॉरी कुछ बात ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, उन्होंने बैत तो कंधार में ली और अमीरुल मोमिनीन का दर्जा वहाँ से पाया, लेकिन ये भी याद रखें रिक्रूट्स कहाँ से हासिल किए, सपोर्ट कहाँ से हासिल की। 94 में किसकी गवर्नमेंट थी, 96 में किसकी गवर्नमेंट थी जब तालिबान ने एक मॉडरेट काबुल गवर्नमेंट को आउस्ट किया और फोर्सिबली काबुल को कैप्चर कर लिया। प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रुबानी एक पढ़े लिखे इंतहाई तालीम याफ्ता अमन पसंद सदर का ख़ात्मा किया गया। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा फ़ख्र महसूस किया। 94 से 96 इन्हीं की गवर्नमेंट थी। फिर यहीं से ही और पॉलिसी जो थी वो सिविल हुकूमत आप कह रहे हैं बनाती थी अफगानिस्तान के हवाले से। ये नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि ये सिविलियन गवर्नमेंट सिस्टम है, सभी का मिलके काम है, सभी तस्लीम करें और आगे भी चले जाएं। जब नेटो फोर्सेस आ गई हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के गाब में, तो पाकिस्तान ने फैसिलिटेटर का रोल अदा किया और टारगेट वही तालिबान की गवर्नमेंट थी जिसे पहले बुरहानुद्दीन रब्बानी को रिमूव करने के लिए फैसिलिटेट किया गया था। फिर यही क्वेटा शोरा एक्टिव रही क्वेटा शहर में, वो कि क्वेटा के पहाड़ों में नहीं थी। कहते हैं मॉडर्न एरियाज ऑफ क्वेटा वेयर दे वर स्टेशन। और एक बयान मैं बता दूं जो इंतहाई अनडिप्लोमेटिक था, 2011 में बुरहानुद्दीन रब्बानी की मौत वाक़ई हो गई है खुद का हमले में। तो उस वक़्त की हमारी जो बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर थी हिना रब्बानी खर साहब का, उनका बयान इंतहाई अनडिप्लोमेटिक था कि अगर पाकिस्तान से महाजरीन जाएं, गेस्ट हाउस में ठहरें और किसी को कत्ल कर दें तो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका माजी में ये खारजा पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान से लोग जाएं और अफ़गानिस्तान में लीडरशिप को मर्डर करें, तो फिर आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं दोबारा आता हूँ, इस ब्लेम गेम से आप निकलें, इसमें किसी का भी दामन साफ नहीं है। अब जो तालिबान पाकिस्तान से गए, ये एक ऑपरेशन के नतीजे में इन्हें रोल बैक किया गया और उन्हें एक सेफ कॉरिडोर दिया गया कि आप इस एरिया से अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाए। अब जब 2021 में वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट कायम हो गई, तो एक बात को पहले भी उन्होंने कहा था आईनी लिहाज से बात करेंगे, दे आर पाकिस्तानी नेशनल्स, वो पाकिस्तान वापसी का आईनी हक रखते हैं, लेकिन वापस लाने के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था कैटेगराइजेशन का, स्क्रीनिंग का, वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे ये लगता है कि बॉर्डर पे वो अमल नहीं हुआ। बात थी कि ये गैर मुसल्लह आएंगे, अब जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि वो हद दर्जा मुसल्लह है, उनका जो मिलिटेंट सेक्शन है जी। और एक जो गलती हुई बहुत बड़ी प्लानिंग की 10 माह से ये भी तो हुकूमत में है। बात थी इन लोगों की, जब भी ऐसा माहौल बनता है, कहीं सिविल वार होती है, इंसर्जेंसी होती है, तो उसमें बाद में आम माफ़ी होती है, हार्डन लोगों को अलहदा कर दिया जाता है, जो कदरे दोज हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीस उन्हें सेग्रीगेट कर दिया जाता है जी। अब वो मिक्सअप होके वापस आए हैं, यहाँ उन्हें रीलोकेट करने का, रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान ही नहीं था। इस गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था कि ये हज़ारों लोग अगर वापस आए हैं तो इनके घर कहाँ हैं, इनका रोज़गार कहाँ है, इन्हें सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहिए।
अब आप वार हार्डन क्रिमिनल्स को ले आए, ठीक है, जो अब हमारे लिए क्रिमिनल्स हैं। कभी आपके लिए मुजाहिदीन थे, कभी आपके लिए तालिबान थे। आज वो पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर हैं, आज वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, पाकिस्तान की जवानों की शहादत हो रही है। सिर्फ एक पुलिस काफ़ी नहीं है इस लेवल की इंसर्जेंसी के। जो उनका लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, जो उनका जनरल साहब बेहतर समझते हैं, जो उनका लेवल ऑफ इक्विपमेंट है, जो उस एरिया को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो उनकी कमिटमेंट है और मोटिवेशन है, पेशावर पुलिस अलोन कैन नॉट मीट द चैलेंज। हमारी ग्राउंड फोर्सेस को थोड़ा बहुत एक्शन करना पड़ेगा, नहीं है लेकिन ना? एक हाँ, बात मैं राणा साहब से डिफर करता हूं जी, कि पाकिस्तान को अक्रॉस द बॉर्डर कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहिए जिसका दायरा जंग सिमटने के बजाय बढ़ता जाए। ये जो लोग जो हैं वार हार्डन आए हैं, ये जो तालिबान, इनसे आपको डील करना पड़ेगा। आपने उन्हें रिहेबिलिटेट करने का कोई अरेंजमेंट नहीं किया। एक शेर हल्का सा सुना दूं, क्या करूंगा जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। ये सब उन्हीं मुजाहिदीन और गाजियों की औलाद हैं जिन्हें आपने कभी पाला था। अच्छा सरताज साहब की आपको कमेटी भी याद है? बात बता दें, हाँ। अब इन्हें जंग के अलावा और कोई काम नहीं आता। ये जो हार्डन्ड हैं, जो जहां से रिलीज होके गए हैं या वहां से आए हैं, और इन्होंने काबुल में जाने के बाद, ये मेरी इतला गलत भी हो सकती है, इन्होंने खुद को इंटीग्रेट किया है अफगान वॉर के साथ। ये वहाँ कोई रिफ्यूजी की तरह नहीं बैठे रहे, ये उसी तरह वेल इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड वापस आए हैं। जो खबरें मिल रही हैं, अल्लाह करे सब गैर मुसद्दका हों, कि मोस्ट ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट इज बेटर देन लोकल सिविल आर्म्ड फोर्सेस। अगर लेवल ऑफ इक्विपमेंट इतना ज़्यादा है तो हमारी पुलिस का मोरल जितना मर्जी हाई हो, कम्बैट फोर्सेस का एक कैपेसिटी इशू होता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा मोरल भी फाइट तो नहीं उसी कर पे सकता। तो मरियम नवाज साहिबा क्वेश्चन कर रही है ना कि 10 सालों में आप अपडेट कर देते, अपग्रेड कर लेते, केपी में कम से कम ये कर सकते थे ना। कभी भी इस लेवल की इंसर्जेंसी को किसी भी मुल्क में जो सिविल पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस है, इस लेवल की इंसर्जेंसी को हमने माजी में डील किया ऑपरेशंस करके, बल्कि हमने ही नहीं कौन लोग गए, लोग गए? जनरल साहब बता दीजिए जरा कि जो 4 ऑपरेशंस हुए हैं उसमें पुलिस का कितना रोल है और असल फोर्स का कितना रोल है। वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, उन्होंने 4 ऑपरेशन किए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज उनकी हुई है। उन्होंने डायरेक्ट ग्राउंड फोर्सेज ने कम्बैट से गुजरे हैं, ऑपरेशन किया है, ये उनका फर्ज था। हाँ, जनरल साहब ब्रेक पर जाने से वो पहले 4 ऑपरेशन पुलिस ने कर डाले हैं। हाँ। माजरत के साथ मैं पुलिस को एहतराम करता हूँ, उनकी बहुत कुर्बानी है, उनके आईजी तक शहीद हुए हैं, अपने वसाइल हर से लेवल ज्यादा, को ऑफिसर अपने वसाइल से ज्यादा काम करते हैं। लेकिन एक कैपेसिटी, अब अगर इस जंग के दायरा को आप काबुल के अंदर लेके जाएंगे तो वहां कोई दोस्त नहीं बैठे हुए इस वक्त, वो हमसे ज्यादा फ्रेंडली है टुवर्ड्स दीज तालिबान। सारी लेयर्स को, जो सिक्योरिटी लेयर्स है ना, सबको इक्वली मुतालबात का अपडेट करना चाहिए। मुज़ाकरात का दरवाज़ा एकदम बंद ना करें। इनमें से बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, जो दोहा में बैठे हैं वो भी आपके दोस्त हैं, जो कतर में हैं वो भी आपके दोस्त हैं। आपने वहाँ बहुत कुछ फैसिलिटेट किया है। अब्दुल गनी बरादर को आप ही ने रिलीज किया था। बहुत सारे लोग हैं जिनके जरिए बातों से, और एक और बात भी बता दूं, इंफॉर्मेशन के मुताबिक गलत हो सकती है कि अफगान बॉर्डर की इस वक्त जो सिक्योरिटी है फ्रॉम अफगान साइड, वो हमारे सबसे प्यारे सिराजुद्दीन हक्कानी के पास है। अच्छा, तो आप बात करें जिनसे हो सकती है, आप उनसे जंग करने निकल पड़ेंगे तो एक लंबी जंग इनवाइट करेंगे जिसमें आपका मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर सस्टेन नहीं कर सकती। अच्छा जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले, अभी ये इसको इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है, एक तरफ IMF का हमारे लिए बखेड़ा है, दूसरी तरफ ये जो ऑपरेशन है इसका नकारा, ये गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, आउटलाइंस क्या होनी चाहिए ऑपरेशन की जिसका इरादा जाहिर किया जा रहा है? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो अब देखिए पाकिस्तान में क्राइसिस है, क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस आपके मुल्क में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऊपर से ये दहशतगर्दी है और कौम मुनकसिम है हर तरीके से, हर जगह से, जैसे भी हो सकती है। इन सारों चीज़ों को आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको इमीडिएट करके पाकिस्तान को इस सारे मैंने बताया क्राइसिस को इकट्ठा होकर एक इफेक्ट क्रिएट करने से रोका जा सकता है, वो पहले आपको करनी चाहिए। जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान के अंदर तो आप जो मर्जी करें आप कर सकते हैं उसमें, और वो
स्पेशलाइज ऑपरेशन होंगे, और ये चूंकि वाइडर नेटवर्क के तौर पे जिस के स्वात ऑपरेशन हुआ था या बाकी एजेंसीज में हुए थे, उस तरीके से जिस तरीके से क्रॉस द इंटायर एजेंसी स्वीप किया था फोर्सेस ने, वैसे अब शायद नहीं होगा ये ऑपरेशन, क्योंकि विद इन दैट ये जो आए हैं मुख्तलिफ जगह पे सेटल्ड हैं, इनमें से जो हार्डन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको आपको इंटेलिजेंस के जरिए आइसोलेट करके उनके साथ आपको डील डेफिनेट करना पड़ेगा। और जो अफगानिस्तान जो उसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे आप देखिए वो जो एक है वो एक और इशू है उसमें, क्या अफगान तालिबान को आप कन्विंस कर सकते हैं कि ये लोग जिनको कोई पैसा दे रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, उन लोगों से आइसोलेट किया जा सके, फिर उनसे आपके साथ डील करना और तरीके से होगा। अगर ये आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप इन जो ये दहशतगर्द हैं ये लोग, इनसे आप किसी और तरीके से डील करेंगे। ठीक है। यहाँ मैं नहीं साहब की सारी बातें बड़ी अच्छी बातें की, तारीख बिल्कुल सही बताई उन्होंने। एक चीज से मैं डिसएग्री करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो इसलिए कि ये कोई नजरियात के तहत जंग नहीं कर रहे। उससे पहले जो अफगानिस्तान में था कि हम फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ जंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन के मानते ही नहीं ये लोग ठीक है, ये पाकिस्तानी है, सारे दहशतगर्द नहीं है इनमें से 40-50 हजार जो लोग थे, उनमें से काफी इनकी फैमिली बच्चे भी हैं इनके, लेकिन इन सब में से आपको एलिमेंट्स को आइसोलेट करना पड़ेगा जो तुले हुए इस बात पे कि पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहां पर भी हैं उनसे डील करने के लिए फिर आपको उसके मुताबिक, मुल्क के मुताबिक एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये आपके ईस्ट की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिल रही है, अफगानिस्तान के अंदर से भी उनको सपोर्ट मिल रही है। और लेट मी से हियर, मैं बार बार ही कह चुका हूं कि अमेरिका बहादुर सिर्फ फौज गई यहां से, अमेरिका यहां से नहीं गया, और अमेरिका की जो कैपेसिटी टू डू मिसचिफ इन द रीजन, वो मेरे ख्याल इतनी ज्यादा है कि हम उसको समझ नहीं सकते उसको। इसके बारे में भी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि कैसे इनसे बात की जाए कि कैसे दे शुड टेक देयर हैंड्स ऑफ दिस होल थिंग। अफगानिस्तान को भी सेटल होने दें, पाकिस्तान को भी सेटल होने दें। बिल्कुल ठीक है। अफगान सिचुएशन, अफगान पॉलिसी के हवाले से स्वाट एनालिसिस ज़रूरत है, और सियासी क़यादत के ज़ाहिर है पेश नज़र ये भी होगा, लेकिन इस पर इत्तफ़ाक़ राय सबसे पहले ज़रूरी है। मुल्क में जो सियासी ज्वालामुखी है, अब इसका रुख किस तरफ होगा? मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर बात करें। शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की। 4 माह के बाद आई हैं वो मंजरनामे पर, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर, और उसके लिए उन्होंने जनूबी पंजाब के मैदान का इंतखाब किया है। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से वहाँ खिताब किया और हल्फ भी लिया अपने कारकुनों से। हम देखते हैं इससे पहले हल्फ कौन लेता है। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ तो हैं मंजर से आउट, शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में बैठे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस नहीं आए। आज मरियम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ अफगान मसले का भी तस्करा किया। उन्होंने हवाला दिया कि काबुल में खड़े होकर कहवा कौन पी रहा था। फिर उन्होंने एक 5 के टोले की भी बात की। मरियम नवाज साहिबा का बयान क्या है, उनकी आज की स्टेटमेंट, उनका आज का खिताब पहले शामिल करें। जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। मरियम नवाज साहिबा से पहले राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ मौजूद थे। मरियम औरंगजेब साहिबा भी इस तकरीब में देखी गई, और राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। बहरहाल अतर, आपका एनालिसिस यकीनन कीमती होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इट्स टू लेट फॉर PMLN के रिकवरी हो सके। आज मरियम नवाज साहिबा की बातों की वेवलेंथ आप समझते हैं कि कोप किया जा सकेगा उस खतरे को जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे फॉर PMLN? अगर हम शायद खाकान अब्बासी की खबर को भी देखें, अगरचे तर्जुमान ने उसकी तरदीद की है, उनके तर्जुमान ने, और दूसरी तरफ हम ये महंगाई में इजाफा देखें तो देखिए, छोटा सा जिक्र मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगा जो उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया। देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से हम हमेशा पाकिस्तान की गलतियां तो गिनवाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था।
और पहले दिन से अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मसाइल रहे। पाकिस्तान को कोई शौक नहीं था कि वहां पे जाके कोई अपनी फ्रेंडली हुकूमत कायम करनी है, इसलिए कि वहां से मसलसल पाकिस्तान के अंदर मसाइल होते थे। अफगान वॉर से पहले भी पश्तूनिस्तान की मूवमेंट, दीगर मूवमेंट जो है वो सारी बेस करती थी अफगानिस्तान के अंदर। तो ये एक हिस्ट्री का दूसरा रुख भी है कि उसकी तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब उन्होंने ये फरमाया कि जी अफगानिस्तान के अंदर कोई 5 का टोला था और वो दहशतगर्दों को लेके आगे बुनियादी तौर पे वो फौज के जर्नैलों के ऊपर इल्जाम लगा रही। देखें, ये पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है। वहां पे कोई भी जर्नल हो, कर्नल हो या कोई भी अफसर हो, वो अपनी मर्जी से जाके कुछ नहीं कर सकता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी चीजें डिसाइड होती हैं, वहां पे लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इल्जाम तो आप पाकिस्तान के इदारे पे फिर लगा रहे हैं, इसलिए कि कोई पाकिस्तान के जितने भी सीनियर क़यादत थी फौज की, वो अभी भी वहां पे मौजूद है। मौजूदा आर्मी चीफ भी उन मीटिंग्स में बैठे होते थे, वो भी सीनियर क़यादत का हिस्सा थे। तो बुनियादी तौर पे तो फिर आप पूरी फौज की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सीनियर क़यादत के ऊपर इल्जाम लगा रही। तो चीजें इतनी आसान नहीं है जिस तरह वो बयान करती। हाँ, उधर इशू हो सकते हैं, पॉलिसी में गलती हो सकती है, लेकिन ये कोई इनफरादी सतह पे पॉलिसी नहीं बनाई गई। ये इदारे बनाते हैं और इदारे की पॉलिसी है, और माजी में भी इदारे की पॉलिसी के ऊपर सवालात उठते रहे, उससे मैं उनसे एग्री करता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने ये कहा कि जनाब के अब हम चीजों को चेंज करेंगे, और आपने जिक्र किया कि शायद खाकान अब्बासी के वो शायद मुस्ताफी हो गए अपने ओहदे से। मोहम्मद जुबैर साहब ने कंफर्म किया, दूसरी खबरें भी आ रही। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये मारूसियत की वजह से जो है ना, और इसकी तरफ इशारा मरियम बीबी ने भी दिया। यकीन कीजिए कि मारूसियत से इनको कोई मसला नहीं है। वो ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं, वो क्या कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये नून लीग है, मरियम हमारी छोटी बहन है, हमारी लीडर नहीं है। अब ऐसे ताबेदारी से पीछे चलते हैं कि स्कूल के ताबेदार बच्चे भी देख के उनसे सीखते होंगे कि कैसे ताबेदारी करनी है। इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं, रजा रुबानी जैसे स्टालवर्ट जो आपको ऐसे सबक देंगे जमहूरियत का, पता चलेगा कि यूनान से जाती तौर पे वो जमहूरियत पाकिस्तान लेके आए थे, लेकिन बिलावल के पीछे ऐसे ताबेदारी से खड़े होते हैं कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो इनको मारूसियत से कुछ भी नहीं है, इनका कोई जाती मसला होगा, कोई ओहदे का मसला होगा, कोई नैब के केस का मसला होगा। बाकी इन सबको पता है, ये जितने भी जमहूरी यहाँ पे लेक्चर देते हैं, इन सबको पता है कि ये 2 खानदानों की, 3 खानदानों की जमातें, इनके बच्चे चाहे 6 महीने का बच्चा हो या इनका 60 साल का बुजुर्ग हो, हमने उन्हीं के पीछे खड़े होकर जमहूरियत को चलाना है। और वही जो मरियम बीबी ने आज मिसाल दे दी, मैं उससे एग्री करता हूँ। इनकी नजर में समझ लेना चाहिए मारूसियत ही जमहूरियत है, और अवाम भी जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनका वोटर सपोर्टर है, उनकी नजर में भी मारूसियत ही जमहूरियत है। वो अवाम की आवाज़ को जमहूरियत कह रही हैं, और वो 5 के टोले में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी शामिल कर रही हैं। आज तकरीर में भी उनका जिक्र किया, उसमें 2 जर्नैलों की भी वो बात कर रही हैं। वही बात जो खबर पहले आ चुकी है कि एक 5 रुकनी टोला है जिस पर मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया बनाएगी। उसका आगाज आज मरियम नवाज साहिबा ने। सारे जर्नैल किधर थे? अगर 2 जर्नैल सारे, हाँ जी, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है आपका नुक्ता, आपका हाँ नुक्ता बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। इदारा तो नहीं है ये, तो वो बयानिया देखे ना आयशा। हाँ जी, ये तो वो बयानिया जो हमारे दुश्मन लेते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे जो सीक्रेट सर्विस या कोई इदारे, रोग इदारे हैं, वो अपनी मर्जी से उसके अंदर अफसर काम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो पॉलिसीज होती हैं इंस्टीट्यूशन की, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ, उसमें गलती हो सकती है, उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन इदारा है, उसमें कोई 2 शख्स या 1 बंदा अपनी मर्जी से कहीं बैठा कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिकल नैरेटिव ज़ाहिर है इन डेप्थ थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ आवाम के लिए बनाया जाता है और उसमें आवाम को उकसाया जाता है। लेकिन राना साहब, इसमें मरियम नवाज साहिबा अंकल्स की मौजूदगी में अब वो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ को डिफेंड कर रहे हैं जो ट्रबल शूटिंग के लिए लाए गए थे। सबसे ज़्यादा इसहाक डार साहब का मुकदमा भी मरियम नवाज साहिबा ने लड़ा, लेकिन अब वो कह रही हैं कि इमरान खान ने असल में IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को गिरवी रखा। क्या मरियम नवाज साहिबा तने तनहा वो प्रेशर शिफ्ट कर पाएंगी इमरान खान साहब पर जो अभी PDM की गवर्नमेंट पर आ रहा है? आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग, और वो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने हमेशा, जब इमरान खान साहब पावर में थे, तो इमरान खान साहब ने हमेशा मुखालफत की तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जनाब जो तालिबान है उनको पाकिस्तान में बसाया जाए। तो ठीक है, उस वक्त उनको जो भी ब्रीफिंग मिली होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी हो सकती है इमरान खान साहब की, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, वो इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं। लेकिन बसाया जाए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, हमने तो 40 साल उनको यहाँ पे खिदमत की है अफ़गान महाजरीन की यहाँ पे, तो फिर एक मरतबा बसाया जाए, मेरी समझ से बाहर है।
अच्छा, यहाँ पे एक नैयर साहब, नसीरुद्दीन नैयर साहब ने एक बात कही थी पहले, उन्होंने कहा था कि क्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, एंड ही सेड कि राणा साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, आप डिसएग्री करें मेरे से, लेकिन जो नेशंस हैं, जो बड़ी नेशंस हैं नैयर साहब, वो अपने जो लोग होते हैं, जो अपने जो उनके अपने घर के लोग होते हैं, यानी कि नेशनल्स जो होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की जाए किसी भी जगह से, तो वो उसके पीछे उस जगह तक पहुंचते हैं और वहां पे जाके उसका सारा जो काम है वो ख़त्म करके फिर आते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। बट एनीवेज, आपकी अप्रोच है, आप बेहतर समझते हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमसे, लेकिन एनीवेज जो नेशंस होती हैं वो अपने नेशनल्स को इस तरह छोड़ते नहीं हैं। अब मसला आ गया कि मरियम बीबी कैसे लेके चलेंगी आगे सारे इस मौकफ को, इस बयानिए को, वो बयानिया बिकेगा नहीं बिकेगा। यस, शी विल ट्राई हर बेस्ट कि किसी ना किसी तरीके से वो जो भी करे ताकि डार साहब हों, डार साहब के अलावा जो भी हो, वो इस चीज़ को बाय करे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पेस बनना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रा याद रखें, पहले तो शुरू हुआ काम जनाब मिफ्ता इस्माइल से, फिर उसके बाद चला गया जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फिर उसके बाद जनाब शाहिद खान अब्बासी अब, और इसके साथ साथ मुशाहिद हुसैन सैयद भी आ गए, और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ लोग और आ जाएंगे जो आपको नजर आएंगे कि वो एक अलग ग्रुप बन रहा है। मैं इसकी निशानदही कुछ माह पहले कर चुका हूं कि एक अलग ग्रुप बन रहा है, और वो ग्रुप जो है वो असर्ट करेगा, और वो असर्ट इसलिए करेगा कि अगर आप जो चीजें नहीं कर रहे, जो मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिशियंस बैठ के सर जोड़कर अपने मसाइल हल नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली फिर पिंडी से गिला शिकवा मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन लीड टू एनी अदर सिस्टम। कोई और सिस्टम आ जाएगा, फिर किससे गिला करेंगे आप पॉलिटिशियंस? देखिए, पॉलिटिशियन नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए था। मैं किसी एक पॉलिटिशियन को यहां पे ब्लेम नहीं कर रहा। देखिए, सब लोग बैठे हैं, दे शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर, एक टीओआर बनाएं, टीओआर कह के थक गया, एजेंडा बनाएं, बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें और फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। नहीं जाएंगे तो कल किसी को इलेक्शंस के रिजल्ट जनाब मंजूर नहीं होंगे, एंड वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। सो अगर इस सिचुएशन को अगर नहीं पॉलिटिशियन समझ रहे तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। मैं बार बार कह चुका हूं, अब तो चीफ ने भी इस चीज को इंडोर्स कर दिया है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज जनाब खड़े कर देती है। अब मौजूदा हुक्मरान अगर नहीं कर सकते इन चीजों को हैंडल, तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करें। जो भी उन्हें मशवरा दे रहा है, जो भी उन्हें कह रहा है कि इसको स्ट्रेच करें अपने टेन्योर को, एंड अल्टीमेटली थिंग्स विल बी हंकी डोरी। आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग, क्योंकि इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों के पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी तो कुछ बन सकेगा। अदरवाइज जैसे मैं बता रहा हूं कि फरवरी में गैस के बिल, बिजली के बिल और ये सारे बिल जो आएंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा। लोगों की चीखा निकल गई थे, लोग जो है वो नहीं सुनने के लिए तैयार कि डार साहब फिक्स कर लेंगे सारी चीजें। डार साहब होंगे, बड़े अच्छे आदमी होंगे, मैं उनकी बड़ी तारीफ पहले भी कर चुका हूं, उनके सूटों की तारीफ कर चुका हूं, उनकी टाइयों की तारीफें कर चुका हूं। द वे ही टॉक्स, उन्हें दियां आनियां जानियां मन बड़ियां पसंद नहीं। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू लाइक फिक्सिंग द इकोनॉमी, दिस टाइम डार साहब की जितनी बातें थी जो उन्होंने आके की थी कि जनाब मैं उधर से जहाज में बैठा तो डॉलर वाला काम ठीक हो गया, मैंने डॉलर जो होना चाहिए वो 185 का होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए। तो सारी बातें किधर गई? इतनी शॉर्ट मेमोरीज नहीं है हमारी, शॉर्ट मेमोरीज हैं, बिल्कुल है, हम लोगों के इश्यूज हैं, हमें सानू गल्लां याद नहीं रहनियां, बट इतनी भी शॉर्ट मेमोरी नहीं है। तो 90 से पहले आगे चलें प्लीज। जो डज लगने लगी है ना बिल से, वो मेमोरी में बड़ा कुछ याद करवा देगी, होश ठिकाने सबके लगा देगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज साहिबा के लिए। जिस तरह उन्होंने कदम रखा नैयर साहब वापस आते ही पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज हुए, और मुझे तो लगता है कि मरियम बीबी के साथ किसी ने हाथ कर दिया है। मरियम बीबी यहाँ पे लैंड होती है और आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं,
ये तो मरियम बीबी के साथ विद इन द पार्टी उनके साथ हाथ कर रहे हैं लोग। उनके ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, वो लैंड करे तो पेट्रोल दी प्राइसेस बढ़ जाए। और मरियम नवाज साहिबा जो बयानियां लेके चल रही है नैयर साहब, वो बाय करेंगे अवाम इस सिचुएशन में या इदारों के अंदर? मैं दो अपनी हिसाब का मुझे आइडिया था गुज़श्ता से पेवस्ता आपने कुछ ना कुछ जरूर कहना। मैंने उस वक्त भी कहा था जी कहिए। इतनी महंगाई के साथ तो मकबूल तरीन सियासी हुकूमत भी गैर मकबूल हो जाए, ये तो गैर नुमाइंदा भी और गैर मकबूल भी है, इनका तो और बेड़ा कर जुमले में आपने समेट दिया सब। दूसरी बात ये, मैंने पहले फिर कहा कि गुज़श्ता से व्यवस्था, मैंने कहा था इनकी अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स इमरान डिज़ाइन करता है, ये सिंपली फॉलो करते हैं और एक रेप्लिका देने की कोशिश करते हैं। उसने 4 के टोले की बात की, मरियम ने 5 के टोले की बात कर दी। उन्होंने हलफ लिया पब्लिकली, इन्होंने पब्लिकली हलफ ले लिया। उन्होंने मीडिया कैंपेन शुरू की, मरियम साहबा ने आज पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि आप मीडिया की मेंबरशिप लें और मीडिया पर आएँ। अपनी पॉलिटिक्स इस वक्त PMLN के पास कोई नहीं है, चूँकि वो एक ही एजेंडा के साथ आए थे कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम इकोनॉमी को बैलेंस करेंगे। आज तक इतने माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट इम्बैलेंस, और हम एक IMF के साथ मुआहदे पे बैठे हुए हैं। वो भी मैं अर्ज़ कर दूं कि एक वक्ती रिलीफ होगा, पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मरियम साहबा एक पॉपुलैरिटी की तलाश में हैं जो शायद अब मंजिल दूर है। ये इलेक्शन आज उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम जीत कर आए हैं, तो भाई इलेक्शन होने दो। पंजाब में कौन सा इशू था कि आज गवर्नर ने लेटर लिख डाला कि पंजाब के इलेक्शन की डेट को इलेक्शन कमीशन दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ सिक्योरिटी इशू, इकोनॉमिक इशूज़ को साथ मिला के तय करे। भाई नई गवर्नमेंट आने दे, और भी ज़रूरी है ताकि वो उसके पास एक लंबा स्पैन हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेनोर हो, वो लॉन्ग स्टैंडिंग सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बना सके। आप इस तरह स्टॉप गैप अरेंजमेंट के साथ कि 2 सूबों में आपकी हुकूमत नहीं है, बल्कि एक और बात मैं कह दूं, ये जमहूरी मुल्क है, अवाम को हुक्मरानी का हक है। आप केयर टेकर की इक़्तिदार को तूल दे के अपने इक़्तिदार को तूल नहीं दे सकते। अवाम का हुक्मरानी अवाम को वापस दें, इंतखाबात होने दें, अवाम जिसको जी चाहे मुंतखब करें, मौका तो दें। ये क्या तरीका है कि आप केयर टेकर बना के कहें कि इनका टेनोर एक्सटेंड किया जा सकता है? ये आप किन से कह रहे हैं नैयर साहब? मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, ये किनको मैसेज दे रहे हैं आप? कल एक साहब एड्रेस कर रहे थे बतौर वज़ीर दाखिला, तो जो नजर आ रहा था वो खाली सोफों को एड्रेस कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। टीवी पे लोग सुन रहे थे, कम से कम नेशनल असेंबली में कोई नहीं था। अगर ऐसे ही नेशनल असेंबली ने या पार्लियामेंट ने मुल्क को चलाना है और 2 अहम सूबों में नुमाइंदा हुकूमतें ही नहीं है, तो फिर तूल देने की कोई नैयर जरूरत साहब ने नहीं इससे है। पहले जो मैसेज दिया उस पर मैंने जो सवाल किया उससे बड़ी खूबी से कन्नी कतरा आगे नहीं है, लेकिन नहीं, मैसेज आपने जो दिया था प्रोग्राम मुझे ख़त्म करना है, लेकिन जाहिर है इशू से तो हम कन्नी नहीं कतरा सकते। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर बात करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।